अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के पाक साई कौम के साथ सेशन में हमारे मेहमान डॉक्टर सुहेल जब्बार साहब। डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। इसके साथ साथ आप एसोसिएट डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं और आप डायरेक्टर औरिक भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। डॉक्टर साहब करंटली एसोसिएट एडिटर हैं आई ट्रिपल ई एक्सेस एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स जर्नल के, और आप पास्ट में मैनी रिनाउंड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के गेस्ट एडिटर भी रह चुके हैं, जिसमें एल्सवेयर, विले, एमडीपीआई और हिंडावी के डेटाबेसेस के जर्नल शामिल हैं। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। इसके साथ साथ हम डॉक्टर साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने आज के सेशन के लिए हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपके हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ अपना तारुफ करवाइएगा। आपका इब्तदाई तालीम क्या थी, करंट आपकी जॉब क्या है, और आपका प्रोफेशनल जर्नी कैसे आगे बढ़ा? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपने ख़यालात का अपना तारुफ़ करवाने का, और जो मेरा प्रोफेशनल करियर है और अभी तक जो मेरी पोजीशन है यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में सामाईन को बताने का मौका दिया। सर, प्रोफेशनल करियर से अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन से बात करेंगे। मेरी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमएस लीडिंग टू पीएचडी के लिए मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को ज्वाइन किया अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अली मेनहास। फिर उसके बाद पीएचडी कंप्लीशन मेरी 2015 में हुई, और इस दौरान मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 4 साल सर्व किया, और ऑलमोस्ट 2.5 साल कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस में सर्व किया। फिर आफ्टर माई पीएचडी मैंने 6 माह मज़ीद कॉमसेट साहिवाल में सर्व किया, और पोस्ट डॉक के लिए कैंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया को ज्वाइन किया। वहाँ नेटवर्क्स लैब में ऑलमोस्ट 1 साल काम किया, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे मेरा ज़्यादा काम था वहाँ पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशंस पे। आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई सिटी, होम टाउन पाकिस्तान। आके मैंने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और 2.5 साल सर्व किया। इस दौरान मुख्तलिफ एकेडमिक पोजीशंस पे भी रहा और मैनेजरियल पोजीशंस पे भी रहा, जिनमें से एक जो प्रोमिनेंट पोजीशन थी वो डायरेक्टर एडवांस स्टडीज़ की थी। फिर फर्दर पोस्ट डॉक के लिए मैं मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी यूके चला गया। वहाँ पर मैंने आईओटी लैब में ऑलमोस्ट 1 साल सर्व किया, और वहाँ पर अब मेरा मेजर फोकस है ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन थी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन पे, विद इट्स इंटीग्रेशन विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और 2020 में मेरी वापसी हुई पाकिस्तान, और मैंने फैसलाबाद में अपने होम टाउन में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। और कुछ देर बाद फिर ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मंथ्स मेरी प्रमोशन ड्यू हो गई एज एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि प्रमोट कर दिया गया। देन फिर एडिशनल चार्जेस कुछ मिले, जिनमें से डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और डायरेक्टर और एक ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का एडिशनल चार्जेस मेरे पास है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, वेरी यंग एज में माशाल्लाह आपके पास नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपने पोस्टडॉक में अपनी रिसर्च के बारे में जिक्र किया कि आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम किया और ब्लॉकचेन के हवाले से। पीएचडी में आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था? बिल्कुल निहायत सादा अल्फाज में बताइएगा हमारे सुनने वालों के लिए। जी, मेरा पीएचडी का जो रिसर्च वर्क था अ, वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, जो मेजर एप्लीकेशन डोमेन है वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की है, टेक्नोलॉजी डोमेन। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की एप्लीकेशन बेशबहा हैं, और इसी की एक एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें मैंने पोस्ट डॉक KNU साउथ कोरिया में काम किया। तो जो इसकी बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की, जिनमें से हैबिटेट मॉनिटरिंग की भी है, यानी जंगलात में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स को, और क्रॉप फील्ड्स मॉनिटरिंग के लिए भी है, सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ की जाती है ये टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है
इनको मैनेज करने के लिए और इसमें पूरी सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हेल्थ केयर में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो जहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन है, इवन बॉर्डर्स पे, सर्वेलेंस पे, अंडर सी एप्लीकेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन है वहाँ पर मेरा रिसर्च वर्क यूज़ किया जा सकता है। रिसर्च वर्क है क्या कि जो सेंसर नेटवर्क्स, जो सेंसर नोड्स हैं, ये आपस में मिलकर जो नेटवर्क्स बनाते हैं, ये कहीं पर भी अगर डिप्लॉय किए गए हैं तो इनमें आपस में एक नोड इन्वायरमेंट को सेंस करता है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी को। उसकी सेंसिंग के बाद ये अपने नेक्स्ट नोड को ट्रांसफ़र करता है। फिर अल्टीमेटली ये बेस स्टेशन तक जाते हैं और फिर उसको जो फर्दर एप्लीकेशन में, डिप्लॉयमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है। मेरा जो काम था वो ये था कि इनकी नोड टू नोड कम्युनिकेशन फास्ट हो और इसमें कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो और ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन किया जाए कि जिसमें तमाम नोड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। अगर कोई भी नोड किसी वक्त डाई आउट हो जाता है तो जो उसका नेक्स्ट नेबरिंग नोड है, जो हमसाया नोड है उसका, वो उसको सपोर्ट कर सके, उसको हेल्प कर सके, उसको लोड बैलेंस कर सके और इस डेटा को जो कि सेंस हुआ है उसको स्पीडीली और एफिशिएंटली उसकी मंजिल तक पहुंचाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सके। तो ये जो काम है, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, तमाम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है सर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आज ये फरमाइएगा कि ये ब्लॉकचेन क्या चीज़ है? ब्लॉकचेन है क्या? इसका रिलेशनशिप क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या है? बिल्कुल, ये है इस वक्त तो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। जब 2009 में सबसे पहले पहली क्रिप्टो करेंसी रिलीज़ हुई थी बिटकॉइन के नाम से, उस वक्त तो जानता भी कोई नहीं था इसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रिवेल करती गई और मार्केट में पेनिट्रेशन होती चली गई। तो इस वक्त तो वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इसका शुमार होता है, एक ये ब्लॉकचेन का। सर, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अमलगामेशन है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का, जिनमें से इकोनॉमिक मॉडलिंग एक टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एक अलग टेक्नोलॉजी है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की, यानी जो नोड्स आपस में हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की एक अलग टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टोग्राफी की एक अलग टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन इन तमाम टेक्नोलॉजीज का अमलगामेशन है। इसके अंदर इकोनॉमिक मॉडलिंग भी है, इसीलिए ब्लॉकचेन में इकोनॉमिस्ट भी मिलेंगे, ब्लॉकचेन में डेटाबेस के एक्सपर्ट्स भी होंगे, ब्लॉकचेन में नेटवर्क्स के एक्सपर्ट्स भी हैं और ब्लॉकचेन को बैंकिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे लोग जो कि जिनका बैकग्राउंड बैंकिंग से है, फाइनेंस से है, इकोनॉमिक्स से है, जो सिर्फ बेसिक्स जानते हैं कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर से रिलेटेड डोमेन्स की, वो भी इसमें अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन तो ये एक अमलगामेशन है, इट मीन्स ये एक टेक्नोलॉजी है। और इसका क्रिप्टो करेंसी से क्या ताल्लुक है? क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट लाइक ऐसी करेंसी जो कि क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स पे, यानी इसको आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हुए अपना फंक्शंस परफॉर्म करे, इसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक एप्लीकेशन है और इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन इज एन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है। इस वक्त एक मार्केट, कोइन मार्केट कैप के नाम से एक एजेंसी है, वो वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अपनी मालूमात पब्लिश करती है। उनकी मालूमात के मुताबिक जनवरी 2021 में ऑलमोस्ट मोर देन 7,000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में थी। और बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो सिंपल इज दैट कि ब्लॉकचेन इज एन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और जो कि अमलगामेशन है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का, मल्टीपल डिसिप्लिन्स का, और इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन है, जिनमें सबसे पहले बिटकॉइन के नाम से करेंसी को 2009 में जो रिलीज किया गया था।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्लॉकचेन है ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हवाले से डिफरेंट एरियाज में कैसे पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है? नंबर वन, कैसे ये एक एज ए की प्लेयर साबित हो सकता है? नंबर टू, ये बताइएगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इस वक्त अगर हम मुख्तलिफ कंट्रीज का पर्सपेक्टिव ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की तरफ देखें तो हमें कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम होती हैं उनमें से चंद एक ये हैं कि कनाडा ने इसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है और यूके में और जापान इस पे बहुत काम कर चुका है। जो इसकी जो इसकी डिफरेंट एजेंसीज हैं वो इस पे काम कर रही हैं और यूरोपीय यूनियन 27 कंट्रीज ये तमाम के तमाम इसको ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस पे लेकिन इनके साथ जो इनका इंटरेक्शन है और इसकी जो एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। इस तरह जो कुछ स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच के नेबरिंग में एक जिग के नाम से जो एक टाउन है जिसे हम क्रिप्टो क्रिप्टो वैली के नाम से जो पूरी वर्ल्ड में फेमस है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। और यूएसए की मोर देन 36% जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं और क्रिप्टो करेंसी के डेबिट कार्ड्स भी अवेलेबल हैं और क्रिप्टो करेंसीज की एटीएम मशीन्स भी अवेलेबल हैं। मैनचेस्टर में भी हमने देखी, यूएसए में बहुत सारी इसकी एटीएम मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि लोकल करेंसी पे आप करेंसी ले सकते हैं अपने ये क्रिप्टो करेंसी के डेबिट कार्ड के साथ। बाइनेंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इन्होंने भी इनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है। ये तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है और अगर जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को तवन औ करहा, इनका दिल चाहे ना चाहे इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस वक्त तो रेजिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। रीजन बिहाइंड कुछ फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो लीनियंसी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है इस तरफ। फॉर एग्जांपल बाइनेंस, इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ये पाकिस्तान में फोर्थ मोस्ट डाउनलोडेबल एप्लीकेशन है, फोर्थ मोस्ट। और बहुत सी वेबसाइट्स क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड पाकिस्तान में एक्सेस की जाती हैं और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट है तो उनको पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इसको सिर्फ एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत है कि इन तमाम साइट्स को और ऐप्स को ब्लॉक कर दे, तो पाकिस्तान में कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। या जो दूसरी यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ हैं या दूसरी अदर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में सिर्फ ये एक उनको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि कोई भी पाकिस्तानी हैबिटेंट है तो या पाकिस्तानी सिटीज़न है, पाकिस्तान से अगर एक्सेस करता है तो उसको किसी भी इंटरनेशनल वॉलेट को एक्सेस ना करने दिया जाए। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लीनियंसी है। सो फार एज इसकी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है इसका ताल्लुक है तो पाकिस्तान में ब्लॉकचेन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इट्स गुड न्यूज़ किस लिहाज से कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATA, इन्होंने जो कि वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, इन्होंने जो पाकिस्तान को इस पे फोर्स किया कि मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करें, तो इसके भी कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ हेड्स हैं, इनकी कमेटी बनाई गई है कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करें, नंबर एक। सेकेंडली मलेशिया से फॉरेन रेमिटेंस के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने ऑलरेडी ये सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि मलेशिया से फॉरेन रेमिटेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ऑलरेडी बैंक्स को भी इसकी परमिशन दे दी हुई और इसको ऑर्डर जारी कर दिया हुआ है इसके।
सिमिलरली और इसके लिए ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन ही है, उसको हम रिपल का नाम देते हैं। जिस तरह ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, इथेरियम भी ब्लॉकचेन है, इस तरह ही रिपल एक ब्लॉकचेन है। तो रिपल का एक प्लेटफॉर्म है एक्सकरेंट के नाम से, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को डील करता है। तो एक्सकरेंट को यूज करते हुए रिपल की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसी तरह ही पाकिस्तान में जो केपीके में ये केपीके गवर्नमेंट ने इस पे स्टेप ले लिया है ऑलरेडी, कि पाकिस्तान में जो इनके ब्लॉकचेन में एक प्रोसेस होता है जिसे हम माइनिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है माइनिंग प्रोसेस। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है ब्लॉकचेन का, और सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस है ब्लॉकचेन के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एनर्जी कंज्यूम होती है। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी केपीके में 2 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जो माइनिंग फॉर्म्स हैं, इनको सेटअप करने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है ऑलरेडी। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। 2 चीज़ें, नंबर 1 के ब्लॉकचेन को आया कि एक्सेप्ट करेगी, वो तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है हमारी गवर्नमेंट, और इस पे हो चुका काम। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। लम्स ने ऑलरेडी एक $4 मिलियन का एक प्रोजेक्ट विन किया, जिसका पर्पस ये है कि इन्होंने जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, इसका एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है, और इसमें जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हैं, इनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि जिसमें वो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस कर सकें, और ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस को फाइंड आउट कर सकें, और ब्लॉकचेन को एजुकेशन मेन स्ट्रीम में ऐड कर सकें। तो उनका ये पर्पस है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स ये शो करती हैं कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ब्लॉकचेन को किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, और क्रिप्टो करेंसी को ताऊ न करहा, ये चाहे ना चाहे फ्यूचर में इसको एक्सेप्ट करेंगे। करना अभी ही तक पड़ेगा। तो स्टेट बैंक की तरफ से स्ट्रॉन्ग डिस्करेज है इसको, लेकिन पीटीए की तरफ से लीनियंसी शो करती है कि मे बी शायद ये फ्यूचर में इसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्विच करते हैं आपकी जो डिफरेंट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डायरेक्टर ऑरिक। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि जो इम्पैक्ट फैक्टर टू सोशल इम्पैक्ट, इसकी तरफ हम अपने सिस्टम में, जिसमें कि एवेल्युएशन जो है वो सारी इम्पैक्ट फैक्टर बेस्ड है, जब हमें फोर्स किया जाता है कि आप इम्पैक्ट फैक्टर टू सोशल इम्पैक्ट की तरफ जाएं, जो कि अल्टीमेटली रिसर्च डेवलपमेंट जब होती है तो आपने जानना ही है, कैसे पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं कि हम इम्पैक्ट फैक्टर को फोकस कम करें, सोशल इम्पैक्ट की तरफ ज्यादा जाएं। तो आपकी क्या इसमें राय है? जो इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इम्पोज हो चुकी है ऑलरेडी। ये एक अच्छी बात भी है, और ये जो दौड़ लगी हुई है, ये कोई अच्छी दौड़ भी नहीं है, लेकिन इस जो चल रहा है, इसको अगर हम स्टॉप करेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर ये चल रहा है, इसकी सिर्फ डायरेक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल कि जो सोशल इम्पैक्ट है, उसमें किसी चीज़ पर इम्पैक्ट करने, किसी चीज़ को अपना इम्पैक्ट करने के लिए, अपना असर रसूख कायम करने के लिए, सबसे पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो क्लासेस में, पोस्ट ग्रेड क्लासेस में और इवन अंडर ग्रेड में भी, क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड कप है, माइक्रोसॉफ्ट कप है, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप है, और दूसरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और ज़्यादा वेटेज दी जाती है जो प्रोजेक्ट्स सोशल इश्यूज को टारगेट कर रहे होते हैं, और जो कि जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व होती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके फर्दर डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिसर्च करें, इम्पैक्ट फैक्टर पेपर्स पब्लिश करें, और लेकिन इसमें देखना है पहले ये चाहिए
कि रिसर्च करने के लिए जो हमारे साथ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनको ट्रेनिंग उसके मुताबिक दी जाए, और जो सोशल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए, और सोशल इश्यूज हाईलाइट करने के बाद उस पर प्रपोजल तैयार करके फिर उस पर रिसर्च स्टार्ट की जाए। और ये सोशल इश्यूज को हाईलाइट कैसे किया जा सकता है, या जो हमारी मार्केट की नीड्स हैं उनको हाईलाइट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जो हमारे एकेडेमिया है इसका इंडस्ट्री से लिंकेजेस बहुत ज़रूरी है। जब ये इंडस्ट्री का एकेडेमिया से लिंकेज नहीं होगा तो ये जो गैप है, जैसा आज गैप है, फ्यूचर में ये गैप बढ़ता चला जाएगा, इसके अंदर कमी नहीं आने वाली। तो ये जो लिंक है एकेडेमिया का इंडस्ट्री के साथ, इसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसके लिए HEC ने बहुत से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, जिनमें से एक अहम स्टेप ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ऑफिस है उसको कंपलसरी कर दिया हुआ है, और बाकायदा इसके लिए HEC ने कुछ ऐसे जो जो रूल्स भी पास किए हैं, और कुछ फंडिंग्स भी उनके लिए एलोकेट की हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में ये ऑफिस वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। उस ऑफिस को हम बोलते हैं ऑरिक, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। और इस ऑफिस में एक मैनेजर की सीट कंपलसरी है, जिसका पर्पस ये है कि एकेडेमिया को इंडस्ट्री के साथ लिंक अप करना, और फिर इस पे बाकायदा पॉइंट्स हैं। लेटर ऑन HEC वैल्यूएट करती है ऑरिक को एक स्कोर कार्ड के थ्रू, और उस स्कोर कार्ड में एक बड़ा सफिशिएंट सेक्शन मौजूद है इंडस्ट्री या एकेडेमिया लिंकेजेस का, और उसमें बहुत सारे KPIs ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस से हैं, ऐसे प्रोजेक्ट से हैं, ऐसी एक्टिविटीज से हैं जिनका जो कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर पाकिस्तान में अगर हम सोशल इम्पैक्ट को जो इम्पैक्ट फैक्टर है इसको सोशल इम्पैक्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेहतर और स्ट्रॉन्ग स्टेप यही होना चाहिए, और हो सकता है कि हमें इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करें, और जो हमारे रिसर्चर्स हैं इन रिसर्चर्स को सोशल इश्यूज को हाईलाइट करें, और जो हमारे सिनॉप्सिस डिफेंस होते हैं इसमें इस चीज़ को फोर्स करें कि जो भी हमारा रिसर्च करे वो उसका जो ज़्यादा फोकस है वो इसी पर हो। सिमिलरली कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको सीरियसली लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो कि डेडिकेटली टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो कि डेडिकेटेडली एग्रीकल्चर से मुतल्लिक है, इवन दो कि इनमें दूसरे डिसिप्लिन भी बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन उनका फोकस ये है कि तमाम जो एक्सटेंडेड डिसिप्लिन हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैनेजमेंट साइंस हो, या उसका ताल्लुक किसी और डिसिप्लिन से हो। तो ये जो फॉर एग्जांपल NTU है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, ये उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ज़्यादा इनकरेज करती है, ज़्यादा सपोर्ट करती है कि जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हों कि जिसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है जिनमें टेक्सटाइल से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया जाए और उनको सॉल्व किया जाए। अब कोई भी डिपार्टमेंट अगर रिसर्च कर रहा है, उस डिपार्टमेंट ने सोशल इश्यूज को और मार्केट में अपने अदारे से मुतल्लिक जिस पे मेजर फोकस है उससे रिलेटेड इश्यूज को फाइंड आउट करना, और फिर अपनी रिसर्च को उस पे मैप करके ऐसे सॉल्यूशंस देना कि जो कि इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट भी करते हैं, और इनको एक्सटेंड करके उस पर्टिकुलर एरिया से मुतल्लिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस कैन बी द वे कि हम सोशल इम्पैक्ट फैक्टर को सोशल इम्पैक्ट की तरफ लेके आ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि HEC ने ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन स्टिल हमें ये फील होता है कि शायद अब पता नहीं आपकी क्या ओपिनियन है इसमें, फील होता है कि रिसर्च बहुत स्लो है। अभी रिसर्च कल्चर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में शायद पूरी तरह आया नहीं है। इसकी एक वन ऑफ द रीजंस जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए, वो तो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, NTU है जैसे आपने जिक्र किया,
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, डेडिकेटेड हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड अगर हम देखते हैं, ओवरऑल हर एरिया में रिसर्च वाइज वो खातिर खा बूस्ट नहीं मिल रहा। तो आप क्या समझते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस में एज डायरेक्टर ऑरिक या एज ए रिसर्चर, क्या इसकी रीज़न हो सकती है कि हम अपने रिसर्च कल्चर को, रिसर्च एनवायरनमेंट को बूस्ट अप कर सकें? अभी तक तो क्योंकि एचईसी ने जो पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं प्रमोशन के लिए भी और यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देने के लिए भी, ये पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि इसको राइट लेफ्ट से हर बंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियसली हमारे पास सिर्फ फंडिंग की एक दो अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी। इस वक्त एचईसी की तरफ से नेशनली और इंटरनेशनली भी बहुत सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो अनाउंस होती रहती हैं। रिसेंटली पाक फ्रांस से रिलेटेड फंडिंग अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई, पाक टर्की से रिलेटेड है और यूएसए से रिलेटेड भी हैं, यूके की भी हैं और वर्ल्ड वाइड ऐसी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एचईसी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए अनाउंस होती रहती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस तरफ आने के लिए कि रिसर्च कल्चर को प्रमोट किया जाए। पहला स्टेप्स तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो सक्सेसफुली इसको मीट कर चुके हैं कि जो पब्लिकेशन की रेस है, इस पब्लिकेशन रेस के अंदर वो बहुत आगे निकल चुके हैं अभी। इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस का ढेर लग चुका है और इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी रिसर्चर जो कुछ अरसा बाहर रह आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोरिया में या चाइना में रह आता है तो उसकी पब्लिकेशन की लाइन लग जाती है। रीज़न बिहाइंड के उसके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी उसको मिल जाती हैं। तो ये अभी पे स्टार्ट हो चुकी है। एक साइड तो हमारी किसी हद तक बेहतर है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसमें असल रूह निकल चुकी है रिसर्च की। इस रूह को वापस लाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए इस बॉडी को, ये जो पहले जिक्र किया गया इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस नंबर 1, इसको स्ट्रॉन्ग करना है और एचईसी की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो ये शिकंजे टाइट कर रही है यूनिवर्सिटीज़ के गिर्द, जिनमें से जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करती जा रही है और प्रमोशन के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करती जा रही है। फिर रिसेंटली एचईसी की तरफ से जो पॉलिसीज डिफाइन हुई उनमें से रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक अहम चीज़ होती है साइटेशंस, कि हमारी रिसर्च को कितने लोग साइट कर रहे हैं, किसका कितना इम्पैक्ट है, जो कि वर्ल्ड वाइड रिसर्च ऑनगोइंग रिसर्च है वो हमारी रिसर्च को, मेरी आपकी रिसर्च को कितना वेटेज देते हैं, उसके लिए एच इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है, यानी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन पैरेलल टू दैट नंबर ऑफ साइटेशंस। अगर किसी पर्सन की ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो इट मीन्स उसका एच इम्पैक्ट अच्छा है। तो जो एच इम्पैक्ट एच फैक्टर है उसका वो बेहतर होता चला जाएगा। एचईसी की जो पॉलिसीज हैं वो इस पे भी फोकस कर रही हैं कि जो हमारे रिसर्चर्स का, अगर किसी रिसर्चर की 5000 प्लस साइटेशंस हैं तो उसको स्पेशल वेटेज दी जाती है उसकी सैलरी में भी और उसकी प्रमोशन के लिए भी। तो सिमिलरली मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया एचईसी का और एक के लिए एक स्कोर कार्ड है जो कि 100 पॉइंट्स का होता है और इसमें ऑलमोस्ट 40 प्लस केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी अगर ट्रू सेंस में उसको इम्प्लीमेंट करती है तो ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करती है तो ना सिर्फ पाकिस्तान में भी बल्कि वर्ल्ड वाइड भी अपना नाम बना सकती है। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की एग्जांपल दूं तो यहाँ पर और एक डे बाय डे स्ट्रेंथन होता जा रहा है इसकी टीम की वजह से। और इसके साथ बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, पहले बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की जो एक्टिविटी थी और ऑरिक की एक्टिविटीज थी ये दोनों कंबाइंड थी इस एक ही स्कोर कार्ड में। अब ये एचईसी ने क्या किया कि ऑरिक स्कोर कार्ड के लिए ऑरिक अलग डिपार्ट कर दिया और बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर को अलग कर दिया। ऑरिक के लिए अलग 100 पॉइंट्स का स्कोर कार्ड बना दिया और बिग के लिए, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के लिए अलग 100 पॉइंट्स का स्कोर कार्ड बना दिया। उनके लिए अलग केपीआईज कर दी, इनके अलग केपीआईज कर दी।
इस तरह ही प्लेसमेंट ब्यूरो यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जो कि हमारे ग्रेजुएट्स के लिए मार्केट में एक अच्छी प्लेसमेंट तलाश करता है और अपॉर्चुनिटीज लेके आता है और इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो HEC के स्टेप्स हैं, बिग को अलग करना, ऑरिक को अलग करना, प्लेसमेंट ब्यूरो की रिक्वायरमेंट को कंपलसरी कर देना यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये वो चीज़ें हैं जो कि उस तरफ यूनिवर्सिटीज़ को और हमारी रिसर्चर्स को लेके चलते जा रहे हैं जिस तरफ हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। और ये जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए पोस्ट डॉक्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी HEC प्रोवाइड करती है। और इवन अगर कोई रिसर्चर पाकिस्तान में PhD कर रहा है तो उस दौरान इरसिप का एक प्रोग्राम है HEC का, IRSIP के नाम से, जिसमें HEC 6 माह से लेके 1 साल तक फंडिंग करती है उस रिसर्चर को रिसर्च के लिए, उसकी रिहाइश के लिए। और वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट होती है कि जिसमें जिसमें वो रिसर्चर कम से कम अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस ड्यूरेशन में स्टे कर सकता है। तो ये वो स्टेप्स हैं इंटरनेशनली स्टे कर सकता है। तो वो है भी 6 मंथ से 1 ईयर तक है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके रिसर्च करें और इस तरह जो कोलैबोरेशन डेवलप हो रही हैं और उनको वापस आके जो फिर ये जो रिसर्चर्स पाकिस्तान से फॉरेन से वापस आते हैं पाकिस्तान, और आना भी चाहिए, तो जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो ये दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। और इनका जो स्टाइल होता है, इनकी जो वर्किंग स्टाइल होता है, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या जो कोलैबोरेशंस हैं, अगर ये ओपन माइंडेडनेस के साथ अपने कोलीग से शेयर करें इसको और उनको सबको लेके चलें इस यकीन के साथ कि रिज़्क तो अल्लाह ही की तरफ से आना है और जो जितनी एफर्ट करेगा वो उसको हलाल करने के लिए इस्तेमाल कर लेगा। जी तो बिल्कुल, ये मतलब ये सब यानी चीज़ों को HEC अपना रोल प्ले कर रही है। हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए रिसर्चर भी कदम मिला के साथ साथ चलते हैं ताकि इस कल्चर को हम बूस्टअप कर सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ, टाइम की किल्लत की वजह से मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ रहा है। आपका निहायत शुक्रिया, आपने हमें आज के सेशन के लिए वक्त दिया। जाते जाते हम ज़रूर चाहेंगे कि आप यंग रिसर्चर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो। जी वैसे तो आपने टाइम की किल्लत की वजह से मेरे इस आखिरी सवाल के जवाब को महदूद कर दिया लेकिन निहायत मादर करता नहीं, टाइम इज अ कांस्टेंट ऑब्वियसली एवरीवेयर। तो चंद एक बातें मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1, वैसे तो कुरान के अंदर एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी पर वो बोझ नहीं डालता जिसको वो उठा ना सके। तो हमें एक तो ये कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसको आसान तरीके से पूरा करें। हम उसको कर सकते हैं, सिर्फ डेडिकेशन और डिवोशन की जरूरत है। बहुत खूब। वंस यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ यू। आप अपने क्योंकि मुझे जो आज जिम्मेदारी मिल रही है, अगर मैं इसको आज आसान तरीके से पूरा करता हूँ तो इसी की एफिलेटेड जिम्मेदारी मुझे फ्यूचर में अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। अगर मैंने अपनी आज की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो आने वाले कल में जो मुझे जिम्मेदारी इससे बड़ी मिलेगी या इससे रिलेटेड मिलेगी, जो कि इससे लिंक अप होगी, तो मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है। सेकेंडली, जो हमारे अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना विजन क्लियर करके चलना चाहिए, रादर देन कि वो 3rd और 4th और 5th सेमेस्टर में जाके सोचे कि हमने करना क्या है। हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अपनी मंजिल को डिसाइड करके, और इसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरिक है, बिक है, प्लेसमेंट ब्यूरो है, या कैरियर काउंसलिंग ऑफिस हैं, इनसे जाके स्टूडेंट्स कंसल्ट करें कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमें बताएं हमें किस पे फोकस करें। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स या स्किल्स होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारी ग्रेजुएट स्टडीज में फोकस नहीं की जा रही होती, लेकिन हमने उसको कलेक्ट करना है, उसको सम अप करना है और अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी एफर्ट का हिस्सा बनाना है। तो उसके लिए हमें ये जो कैरियर काउंसलिंग ऑफिस हैं ये गाइड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इनकी बात को सुने, इनके पास इनको विजिट करें और इनके मुताबिक अपना कैरियर प्लान करें और डेडिकेशन डिवोशन के साथ उस तरफ चलते चले जाएं। और लास्ट बात कि किसी से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ
कि अगर आप किसी से मुतासिर हो जाते हैं तो हमारी तमाम कैपेबिलिटीज, तमाम क्वालिटीज, तमाम एफर्ट्स उस तासुर के तहत होके चल रही होती हैं। सिर्फ मुतासिर आपने इस चीज से होना है, या मैंने या आपने मुतासिर इस चीज से होना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे उसको आसान तरीके से कैसे पूरा करना है, ताकि मेरी तमाम क्वालिटीज, मेरी तमाम एबिलिटीज, मेरी तमाम जो एफर्ट्स हैं वो उस टारगेट के अंडर होके चलें। और फिर जब आप सक्सेसफुली उस चीज़ को अचीव कर लेंगे तो फिर दूसरों को मुतासर करने का खुद ही जरिया बन जाएंगे। मुतासिर होना है तो सिर्फ इससे मुतासिर होना है कि मेरा टारगेट कैसे आसान तरीके से पूरा हो सके, और वो टारगेट ऑब्वियसली राइट ही होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत लास्ट में मैसेजेस दिए कि इंसान को अपने प्रेजेंट में रह के जीना है, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर आपको अपने करियर की तरफ चलना शुरू कर देना है, रादर कि आप चौथे पांचवें सेमेस्टर में जाके आप उस तरफ मूव करना शुरू करें। और एट द एंड आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को खुद बनाएं। मुतासर सिर्फ आपने इस बात से होना है कि आप कितनी एफर्ट खुद से कर सकते हैं।